Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So one of the key points जो मेरे इस साल रहे हैं was that my essay score has been good, जिस वजह से मेरा अगर ऑप्शनल में या इंटरव्यू में थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है स्कोर तो वो ओवर पावर हो गया है. दिस ईयर जो एसेज थे उसके अंदर जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा गिर गया है, 90 to 100 to 110 के बीच में रहा है एंड माई स्कोर दिस ईयर हैज़ बीन 130. सो इसलिए मुझे लगा कि एस्से में मैंने क्या सही किया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं वो थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्टाइल से मैं एस्सेज लिखता था, एस्से का बेसिक पैरामीटर क्या होता है, क्या उसमें एक्सपेक्टेशन रहती है एग्जामिनर की, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है. सो बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, है ना. सो आई एम डॉक्टर आदित्य शर्मा. आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़. आई गेव द प्रीलिम्स एग्जाम ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप. देन इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, देन देयर वाज द मेंस एंड देन द इंटरव्यू, है ना. सो आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड फॉर द UPSC CAPF एग्जाम एंड आई हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जाम ट्वाइस इन 21 and 22, but due to some reason I was not able to attend the 2021 interview and now my interview is on 7th July, so मैं वो वाला भी नहीं attend कर पाऊँगा after the result. And I have also been recommended as a captain in the army, as a medical officer and as an assistant commandant in the CRPF, again as a medical officer, है ना. So this is about me. And then we have some pointers essay के that have to be kept in mind. तो अब जो हम essay का एग्ज़ाम अपना देने जाते हैं तो आपको मैं पहले बता दूं कि वी नो कि essay जो है वो क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शंस में होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B. दोनों के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चार चार ऑप्शंस होते हैं. दोनों में से हमने कोई एक एक essay लिखना है एंड एक essay इज़ वर्थ 125 मार्क्स, है ना, एंड टोटल मार्क्स इज़ 250. तो इट इज़ इक्वल टू 1 GS पेपर. अब GS के पेपर्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहती, किसी के अगर 85 हैं तो किसी के 110 है, किसी के 105 है, किसी के 95 है, तो उसके अंदर मोस्टली 10-15 मार्क्स के अंदर ही अगर आप गुड कैंडिडेट हो तो इतने में ही रेंज रहता है. बट एस्से इज़ वेरी वेरिएबल, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. मार्क्स रेंज फ्रॉम 90 आ जाते हैं किसी के टू मे बी 140 प्लस. तो फिर इतना 50 मार्क्स का 60 मार्क्स का जो गैप क्रिएट हो जाता है एस्से में, दैट इज़ द की चेंजर जो आपकी रैंक, आपका सर्विस, सब कुछ डिसाइड करती है. तो एस्से पे इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए आजकल, है ना. अब मार्क्स भी एस्से में थोड़े डिप होने शुरू हो गए हैं, एस्से का जो पैटर्न है मोस्टली अब फिलोसफिकल हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है ना. तो सबसे पहले वी हैव द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. अब जब आपके सामने दो टॉपिक्स आ जाते हैं, ये जैसे 4-4-8 टॉपिक्स आ गए हैं, तो अब इसके ऊपर हमें कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के. ठीक है. सो आप जब पढ़ोगे एसेज के टाइटल्स को तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला इजी है, ये वाला इजी है, ये वाले पे हाँ मैं शायद कुछ ना कुछ लिख लूँगा. बट आपको लगेगा कि यार इस पे तो सारे लोग ही टॉपिक पे लिखेंगे, तो मैं कुछ नया सा यूनिक सा टॉपिक चूज़ करता हूँ जिसके बारे में चाहे मुझे कम पता है पर मैं लिखूँगा, किसी और ने लिखा होगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो ऐसा नहीं होता. UPSC बोलेगा कि हमने तो आपको ऑप्शन दी थी, जिस पे सबसे ज़्यादा आता है उस पर लिखो. नहीं फ़र्क पड़ता अगर ज़्यादा बच्चे उस पर लिख रहे हैं, यू जस्ट हैव टू राइट बेटर, है ना. सो ये वाली बात रहती है. सो ज़्यादा ये नहीं जाना कि ऐसे टॉपिक पे लिखना है जो कि अनकॉमन सा है, बट मुझे उस पर कम भी आता है, कोई बात नहीं, बट कोई और नहीं लिखेगा तो मैं लिखूंगा नहीं. मैंने भी जो दोनों टॉपिक्स पे अपना 22 वाला इससे लिखा है, जो मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, आई थिंक मोस्टली कैंडिडेट्स ने उसी पे टॉपिक लिखा है एंड आई हैव स्टिल गॉट गुड मार्क्स. तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको मुश्किल ऐसे ही लिखना है. जो आपको समझ आ रहा है, जिसके अंदर आप डायमेंशन जनरेट कर सकते हो, ऑलवेज गो फॉर दैट टॉपिक, है ना. वी आर कमिंग आउट विद रन 2.0 बैच, है ना, अनअकैडमी के अंडर ही. तो यहाँ पे आपको 900 प्लस वर्थ ऑफ बैच आवर्स मिलेंगे, है ना. तो और इसका रेट जो है वो भी काफ़ी सब्सिडाइज्ड है. आप इजीली इसको लेके अपना पूरा साल अपना कोर्स चला सकते हैं. इसके अलावा इंडिया के बहुत अच्छे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे. इसके अंदर मेंस के जो है हमारे टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हैं. इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे आके, है ना, कुछ सेशंस लूँगा. मेनली जो मेरे 10 आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग होंगे और 10 आवर्स जो मैं एस्से के लूँगा. इसका एक बेनिफिट और ये है, मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों शेयर करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का मेरा स्कोर रहा है 446 एंड एस्से का मेरा स्कोर रहा है 130. सो आई थिंक इसके अंदर है जो मैं कुछ लाइट शेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा गाइडलाइन और दे सकता हूँ लोगों को, है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, देयर इज़ ऑल्सो माई कूपन कोड एट द एंड विच इज़ UIAS, है ना. तो आप इसको ईजिली अवेल करो, इसको देखो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्टनली ज्वाइन इट. फिर अब उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब हम एस्से शुरू करने लगते हैं अपना, ठीक है, तो स्टार्टिंग में काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने भी ये बात बोली है, मैंने पर्सनली भी फॉलो किया था. तो सबसे पहले तो आपने काउंट करना है कि उसके अंदर पेपर में यार पेजेस कितने हैं, क्योंकि जब हम कई बार कोचिंग पे ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर 14-15 पेज वो लोग दे देते हैं, हम उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते हैं. बट UPSC में जनरली 12 पेज ही रहते हैं, ठीक है. अब क्योंकि सिर्फ 12 पेज हैं दोनों एसेज में, टोटल कितने हो गए, 24 पेज,
एक जीएस के पेपर में कितने पेजेस होते हैं 50, तो हम मान सकते हैं कि ये एसए का पेपर वर्चुअली आधा आपने लिखना है एज कम्पेयर टू अ जीएस पेपर, प्लस जीएस वाले में तो हर एक क्वेश्चन सोचना भी पड़ता है, अलग अलग 20 क्वेश्चन, तो दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन योर एसए। तो इट इज़ प्रैग्मेटिक कि अगर हम एसए के पहले 10 से 12 मिनट सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे दें, है ना, जैसे आपका एंड में जो रफ पेज है एसए के एंड में, उस पर आप अपना ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लो कि ये मेरा टॉपिक है, इसके अंदर मैंने इस डायमेंशन में ये लिखना है, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में ये लिखना है, इसके अंदर हाँ ये वाला एग्जांपल मैं ऐड कर सकता हूँ, ये सोशल में या टेक्नोलॉजिकल में। तो ऐसे करके हम लोगों को पहले जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जो हमारा एसए है इट शुड ऑलवेज फ्लो लाइक अ रिवर, और आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स बनेगा वो तभी बनेगा वंस यू हैव डन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग वेल। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने पहले 10 से 12 मिनट लगाने हैं, बड़े शांति से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे बेकार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेकार हैं, कोई बात नहीं, उनको लिख लो, बाद में वीड आउट कर देंगे अगर हमें लगा इररिलेवेंट है तो, है ना। सो ये हमने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करना है। और ऊपर से ये है कि आप दोनों ऐसे के टॉपिक्स जो हैं सेक्शन ए और बी का, ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, पहले ही डिसाइड कर लो। अब आप बोलोगे सेक्शन बी का हम बाद में भी तो डिसाइड कर सकते हैं, कर सकते हो, बट एक है अगर आपने स्टार्टिंग में अपने दोनों टॉपिक्स सिलेक्ट कर लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड से सोच के, तो दैट इज़ बेटर। पेपर 1 एसए 1 लिखने के बाद कई बार टाइम ओवरशूट हो गया तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, किस में लिखूँ, तो कई बार बंदा उसमें गलती कर जाता है। ऊपर से जब हम इस वाले फर्स्ट एसए की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली सेकंड टॉपिक है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब पेपर 1 की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम एग्जाम्पल सोच रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार ये वाला एग्जाम्पल दूसरे में बेटर फिट हो सकता है, तो मैं इसको भी नहीं यूज़ करता हूँ। सो वी विल ऑल्सो बी स्पेयरिंग सम पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स, बिकॉज बोथ आर एसेज शुड बी बैलेंस्ड, बोथ आर एसेज शुड बी गुड। ऐसा नहीं है कि एक एसे में आपको 70 मिल जाएंगे, दूसरे में 50 मिल जाएंगे, हाँ 120 स्कोर आ गया, नहीं, अगर 120 दोनों में हमें 65 के अराउंड ऐसे मार्क्स चाहिए। सो दिस शुड बी आर अप्रोच। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने ये वाला काम करना है इससे स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, फ्लो चार्ट और एक टेम्पलेट क्रिएशन की जो बात है वो हमने करनी है। उसके अलावा हमारा इससे जो है, लाइक आई सेड, इट शुड बी इन अ फ्लो ऑफ थॉट्स। आपने जैसे अपना वो बनाया है वैसे वैसे वो फ्लो ऑफ थॉट्स में चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि शुड वी मेक फ्लो चार्ट, शुड वी मेक डायग्राम्स इन आर एसे। सो मुझे लगता है कि नहीं, हमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ऐसे में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होगा अगर आपका ये एसे का पेज है ना, और आपका ऐसे 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 चल रहा है बढ़िया, और आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दो और ऐसे 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 चल रहा है, तो एग्जामिनर बीच में इसको देखने के लिए रुकेगा कि आपने यार क्या फ्लो चार्ट में बनाया है, और जब वो वापस आएगा तो उसका खुद का फ्लो ऑफ थॉट टूट जाएगा, और इनफैक्ट मुझे लगता है आपका खुद का फ्लो ऑफ थॉट्स भी टूट जाएगा, है ना। सो इसलिए इट इज़ बेटर कि ऐसे को चलने दो जैसे वो चल रहा है ना, एंड लेट इट बी, ठीक है। उसके अलावा वी हैव आर, अब स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऐसे की कैसे करनी है। अब इंट्रोडक्शन की स्टार्ट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि आपका एनेक्डोट बेस्ड हो या फिर स्टोरी बेस्ड हो, है ना, /स्टोरी बेस्ड। सेकंड आपका होता है कोट या फिर /पोएम बेस्ड, और थर्ड आपका होता है फैक्ट एंड डेफिनेशन बेस्ड। तो है ना, जनरली आई यूजुअली एंड ऑलवेज फॉलोड कि जो हमारा एनेक्डोट बेस्ड है या स्टोरी बेस्ड है, क्योंकि अगर वो मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा तो एग्जामिनर का काफ़ी बार मन करता है कि है ना मैं उसमें से अपना जो है उसको मैं पढ़ता रहूँ आगे, है ना, मज़ा आता है एग्जामिनर को फिर आपका ऐसे ओवरऑल चेक करने में। सो ये है, आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर पोएम्स एंड कोट बेस्ड बिगिनिंग्स ऑल्सो, बट आई वुड थिंक यू शुड अवॉइड दिस वन बिकॉज दिस इज नॉट ए जीएस आंसर जहाँ पे हम फैक्ट और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ी सी जो यूनिकनेस है वो ऐसे की वो खत्म हो जाती है ना। जनरली मैं क्या करता था, एनेक्डोट स्टोरी से स्टार्ट कर देता था, और कोट्स और पोएम वाला जो मेरा पार्ट होता था वो मैं एंड में करता था, है ना। सो ऐसे करके मेरा जनरली ऐसे चलता था। अब मैं ये थोड़ा सा एनेक्डोट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि दैट एनेक्डोट कुड बी सम इंस्पिरेशनल पर्सन, है ना, कि आपने अब्दुल कलाम जी पे लिख दिया, महात्मा गांधी पे लिख दिया, कोई सिविल सर्वेंट हो गया जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया है, क्योंकि एथिक्स में जनरली मैं पेपर में कम से कम 15 सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल याद करके जाता था, जैसे IAS आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हो गए, स्मिता साबरवाल मैम हो गए, है ना, बहुत सारे, है ना, E श्रीधरन सर हो गए जिन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूशन किया है, डॉक्टर रवि कन्नन हो गए हैं, तो उनके मैं एग्जाम्पल्स याद करके जाता था। तो काफ़ी बार मैं अपने एस्से का इंट्रोडक्शन उनसे ही बेस करके कर लेता था, ठीक है। सो उसके अलावा अब हम बात करेंगे बॉडी पे। सो बॉडी को भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, वो कई लोग उसको पेस्टल अप्रोच कहते हैं, है ना, मेरा जनरली होता था पेस्ट जेम एच, जिसके अंदर ये है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल / एथिकल और हिस्टोरिकल।
है ना। सो ये जब मैंने सारे डायमेंशंस अपने जनरेट करे हैं तो मुझे पता है कि मेरा एस्से जो है वो कहीं ना कहीं होलसम सा रहेगा। तो इन सारे डायमेंशंस का अब हमने यूज़ करना है। सो फर्स्ट अप्रोच है जो हमने डायमेंशन क्रिएट करने वाली है। सेकेंड अप्रोच हमारी होती है क्रोनोलॉजी अप्रोच, जिसके अंदर हम लोग बात करें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, है ना। तो कि हम लोग पहले पास्ट से बताएंगे, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, है ना। और तीसरी अप्रोच हमारी होती है पर्सपेक्टिव बेस्ड, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। सो कई बार मैं क्या करता था कि जैसे मेरा अगर पॉलिटिकल डायमेंशन है या इकोनॉमिकल डायमेंशन है ना, तो पहले मैं उसको थोड़ा क्रोनोलॉजिकली बता देता था, फिर मैं उसको पर्सपेक्टिव बेस्ड बता देता था। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको एनवायरमेंटल का, कि जैसे अगर मैं बोलूँ, वो चलो मैं अपना जो एस्से मैं डिस्कस करने लगूंगा तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर देन वी हैव आवर कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी शुड लिंक आवर कंक्लूजन जो है ना, उसको जो हमने स्टार्टिंग में एनेक्डोट यूज़ किया ना, उसका एक रेफरेंस हम लोग कंक्लूजन में डाल दें, ताकि चाहे अनचाहे में जो एग्जामिनर है उसका जो पूरा माइंड है वो एक बार रिफ्रेश हो जाए, उसको स्टार्टिंग वाली जो आपकी स्टोरी थी उसको फिर से सोचने पे मजबूर कर दो, तो आपका एस्से जो है ना, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ था, वापस ऐसे आ जाएगा, तो इट विल बी अ कंप्लीट सर्कल, और उससे आपको मुझे लगता है काफ़ी बेटर मार्क्स मिलेंगे, है ना। सो दैट इज़ टू बी डन। एंड में मैं जैसे अपना सेकंड एस्से था, उसके एंड में मेरे पास टाइम बच गया था 20 मिनट्स का, तो मैंने एक 4 लाइन की पोएम लिख दी थी। दैट पोएम माइट नॉट बी द बेस्ट, है ना, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पोएट ही बन गए थे वहाँ पे, बट इट वॉज डिसेंट, इट हैड राइमिंग वर्ड्स एट द एंड, इट वॉज लिंक टू द टॉपिक, सो आई टुक अ रिस्क कि यूपीएससी रिवॉर्ड करेगा कि नहीं, तो उसे दे डिड। सो थोड़ा सा क्रिएटिविटी को यूपीएससी हमेशा रिवॉर्ड करता है, ठीक है। फिर अब मैं अपने एस्सेज आपको डिस्कस कर देता हूँ यूपीएससी 2022 के। सो माई फर्स्ट एस्से वॉज द शिप इज़ सेफ इन द हार्बर बट दैट इज़ नॉट वॉट द शिप इज़ फॉर। सो ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोच के किसी और का भी सोचना चाहिए, हमें अपना जो लाइफ का रियल पर्पस है उसको अचीव करना चाहिए, है ना। सो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग करी थी स्टोरी की डॉक्टर रवि कनन से, जिनका मैंने अपने एथिक्स में भी यूज़ किया था, एग्जाम्पल उनकी लिस्ट में लिखा हुआ था मैंने उनका। सो उन्होंने क्या किया था, वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे असम के, तो असम में फ्लड्स आ गए थे, असम में कोविड आ गया था। सो अब वो क्या थे, वो घर पे आराम से अपना बैठ सकते थे, उनको सैलरी आ रही थी, बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम देयर फॉर। उन्होंने क्या करा, खुद घर पे मेकशिफ्ट बोट्स बनाई और उन बोट्स में बैठ के वो घर घर जाके लोगों का इलाज करते थे। सो है ना, तो मैंने कहा द शिप दैट इज़ डॉक्टर रवि कनन, ही वॉज सेफ इन द हार्बर विच वॉज हिज होम, बट दैट इज़ नॉट वॉट ही वॉज देयर फॉर, है ना। सो ऐसे करके मैंने अपना स्टोरी को स्टार्ट किया था। यू शुड रिमेंबर कि अगर ये ऐसे के 2 पेजेस हैं, योर एनेक्डोट शुड स्टार्ट हेयर एंड इट शुड एंड अराउंड हेयर। इससे ज़्यादा हम एनेक्डोट नहीं अपना एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। उसके बाद आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैंने कैसे हिस्टोरिकल जो सेगमेंट था उस पर मैंने शिफ्ट किया। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी जी का, कि वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पे उनका अच्छा भला लॉ का सिस्टम चल रहा था, फिर भी उन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट जो थी वहाँ पे फाइट करी। वो इंडिया में आए, वो यहाँ पे भी अपना बहुत अच्छा लॉ का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते थे, उन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की थी, बट उसके बाद भी उन्होंने पूरा इंडिया का टूर करा, सबकी ग्रीवेंसेस देखी, और अल्टीमेटली कैसे उन्होंने, है ना, अल्टीमेटली यूटिलाइज़ करके इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी। ही वॉज सेफ इन द हार्बर, वो घर पे अच्छा सा करते, बट दैट इज़ नॉट वॉट ही वॉज देयर फॉर, ठीक है। सो ऐसे करके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिंक किया था। सो ऐसे करके हमारा ऐसे चलेगा, और एंड में मैंने फिर से डाल दिया था कि कंक्लूजन करते हुए कि वी शुड रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन, है ना। तो मैंने डाल दिया कि उनको पद्मश्री भी मिला है, और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे लिंक भी कर दिया था, ठीक है। सो ये था हमारा जो मेन इशू था इसमें। अब एक चीज़ और हमारी आती है, जो सटल इंटरलिंकिंग की बात आती है, कि कैसे हम लोगों ने जो हमारे अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको लिंक करना है। कई लोग होते हैं कि वो बीच में क्वेश्चन डाल देते हैं कि क्या फिर ये क्या सोशल को भी इम्पैक्ट करता है, और येस करके नीचे समझा देते हैं, बट आई डिड नॉट लाइक दैट अप्रोच। मैं क्या करता था, रादर कि अपना जो फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो रहा है, अगर हम विमेन की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक स्फीयर में उनका ऐसे ऐसे है, पॉलिटिकल में ऐसे ऐसे है, तो बोलूँगा अपार्ट फ्रॉम दैट अ मोर प्रेसिंग कंसर्न इज अबाउट विमेन इन द इकोनॉमिक स्फीयर। फिर अगला पैसेज मेरा पूरा इकोनॉमिक के ऊपर चलेगा, और मैं वहाँ मेंशन नहीं करूँगा कहीं पे कि ये इकोनॉमिक की मैं बात कर रहा हूँ, बट सारी बातें इकोनॉमी से लिंक्ड होंगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि मैं एग्जाम्पल्स को बहुत हेवीली जो है अपने पेपर में यूज़ किया करता था, जहाँ पॉसिबल था उनको यूज़ करता था, बट दोज एग्जाम्पल्स वर नॉट केस स्टडीज़। पहले मैं अपना थॉट लिखूंगा, उसके बाद मैं एंड में एक एग्जाम्पल डाल दूंगा टू जस्ट सब्सटैंशिएट माई पॉइंट, क्योंकि जो भी आपका पॉइंट है वो तभी सब्सटैंशिएट करेगा व्हेन यू हैव एन एग्जाम्पल लिंक टू दैट, ठीक है। तो जैसे अगर ये पेज है, मैं जनरली ट्राई करता था, एक पेज में मेरे 3 पैराग्राफ्स हैं, और हर एक पैराग्राफ में कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल्स मेरे रहेंगे।
और दूर से देख के बड़ा इंप्रेसिव लगता है, बड़ा इम्पोजिंग लगता है, और एग्जामिनर को पता चलता है कि आप अपनी बात को सब्सटैंशिएट कर रहे हो, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ठीक है। अब मेरा सेकंड एसे था द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये भी बहुत ईजी है, हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए, उससे पहले कोई दिक्कत आए हमें फटाफट से वो काम निपटा लेना चाहिए। सो इसमें मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा फिक्शनल, थोड़ा सा करंट अफेयर लिंक्ड किया था कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे सितंबर में, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में आए हुए थे फ्लड्स। तो उस टाइम पे मैंने क्या कहा कि सुरेंद्र एक फार्मर है ना, जो कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में रहता है पंजाब की। तो उसको अब थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा उसको खतरा है कि अब पाकिस्तान में फ्लड्स हो रहे हैं, उसने न्यूज़पेपर में आज पढ़ा सुबह, तो कहीं वो पानी पर्कुलेट होकर फाजिल्का में ना आ जाए। तो वो चिंता हुई, उसने अपने साथ वाले फार्मर से बात करी, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन से बात करी, है ना। फिर अल्टीमेटली उन्होंने लोकल ब्यूरोक्रेसी को अप्रोच किया जो बहुत एम्पैथेटिक थी उनकी प्रॉब्लम्स को लेके। तो उन्होंने स्कीम निकाली, माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम, जहाँ पे वो ट्रीज़ उगा रहे हैं मियावाकी मेथड से फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में, है ना। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ एन एक्चुअल स्कीम जो फाजिल्का में हो रही है, पाकिस्तान में फ्लड्स हो रहे हैं, दैट वाज एन एक्चुअल थिंग। तो इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से। तो अब सुरेंद्र को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हमने ट्रीज़ मियावाकी मेथड से उगा दिए हैं, तो अब वो एक तरह से बॉर्डर का रोल प्ले कर रहे हैं, और पानी जो आएगा नहीं, और उसकी जो क्रॉप्स है वो सही रहेंगी, एंड इकोनॉमिकली ही विल बी ऑल राइट। सो है ना, दिस इज़ वॉट माई स्टोरी बिगैन विद। इसके अलावा जैसे इसमें मैं डायमेंशंस आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक इन्वायरमेंटल का डायमेंशन है, जो मैंने जैसे इंडिविजुअल, सोसाइटल और ग्लोबल लेवल की बात करा था। तो इंडिया के लेवल पे ऐसा था कि जैसे इनफैक्ट इसका बेटर एग्जांपल इसमें भी है, शिप इज़ सेफ इन द हार्बर वाला, कि जैसे इन्वायरमेंट का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो उसके अंदर ऐसा है कि इंडिया जो है उन्होंने पंच अमृत हमने निकाला अभी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, है ना। हमें क्या ज़रूरत थी पंच अमृत निकालने की, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम वही कार्ड प्ले कर लेते कि डेवलप्ड कंट्रीज जब तक नहीं मानती, जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करती, तब तक हम भी नहीं करेंगे। बट है ना, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर, वी आर ऑल इन फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी, है ना, वी आर ऑल इन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल। तो हमने स्पेशली नेट जीरो का एक बात निकाली। चाइना जैसे देश जो बहुत डेवलप्ड है वो कह रहे हैं कि हम तो पहले भाई पोल्यूशन बढ़ाएंगे उसके बाद घटाएंगे, है ना। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने कहा हम नेट जीरो करेंगे एंड वी विल स्टे फर्म टू आवर टारगेट्स, जबकि वी आर सेफ इन द हार्बर की हम डेवलपिंग कंट्री है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का एंगल हो गया। अब टाइम टू रिपेयर द रूफ वाले में एक एथिकल डायमेंशन में डाल देता हूँ, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, कि जब हम अपना इनर मॉरल कंपस करेक्ट करेंगे, जब तक हमारे पास अभी टाइम है, दुनिया में एथिकलिटी मेंटेन्ड है, तो जब तक कल जो है, जो डार्कनेस ऑफ अनएथिकलिटी है, जो सन डूब जाएगा एथिक्स का, उससे पहले हमें अपने अंदर का इनर मॉरल कंपस को करेक्ट करना है, राइट करना है, ताकि कल का जो डार्कनेस है वो कलयुग का वो ना आए। तो है ना, ये वाली बात है। तो इसलिए टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो जब तक सन ऑफ एथिकलिटी इज शाइनिंग, तब तक हमें अपने अंदर की अनएथिकलिटी को हटाना है वाया करेक्टिंग आवर इनर मॉरल कंपस, ताकि कल का वो डार्कनेस ऑफ कलयुग ना आए। तो ऐसे करके हम एथिक्स का इंडिविजुअल लेवल का जो एग्जाम्पल है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंड में मैंने अपनी 4 लाइन की पोएम बनाई थी, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट लाइन तो जैसे हम जीएस की लिखती है वो लिख दिया कि है ना, ये आज ठीक करो वरना टुमारो देयर विल बी सॉरो, है ना। फिर ऐसे सॉरो कर लिया, फिर उससे मिलते जुलते वर्ड लिख लिया, फिर तीसरी लाइन लिख ली, मिलता जुलता राइमिंग वर्ड ढूंढ लिया, फिर पीछे की लाइन कंप्लीट कर ली। रिवर्स इंजीनियरिंग से आप पोएम बना सकते हो। बेस्ट है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अगर आपको लग रहा है तो। 4 लाइन की पोएम बनाने में किसी को पोएट बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप खुद से कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एंड इट विद द हेल्प ऑफ अ कोट, है ना, तो दैट वुड बी वेरी गुड। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोग बोलते हैं ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करें। एक तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, है ना, मैगजीन्स पढ़ते हो, उसमें कोई भी अच्छी बात आ रही है उसको अलग से कॉपी में नोट कर लो। तीसरा, मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, इन सबके बढ़िया से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अब आजकल टेक्निकल ऐसे तो आता नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है जो हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वाले पॉइंट्स हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं, नहीं, वो आपके ऐसे में आप बहुत जगह उनको यूज़ कर सकते हो। और चौथा सबसे बढ़िया और सबसे बेटर सोर्स है टॉपर्स कॉपीज़। वो देखो वो कैसे ऐसे लिखते हैं, उसके अंदर अगर उन्होंने किसी बुक का रेफरेंस दिया है या कोई बढ़िया सी लाइन डाली है उसको नोट कर लो। कॉपीराइट कोई नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई करो और अपने पेपर में यूज़ करो, है ना। तो ऐसे हम लोग बड़े वेरिड सोर्सेज से फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करेंगे, जहाँ पे ऑपर्च्यून लगेगा उनको यूज़ करेंगे। ऐसे में हम लोग डायमेंशंस जनरेट करेंगे, जैसे मैंने बताया, हम लोग इंट्रोडक्शन पे, एनेक्डोट पे काम करेंगे, कंक्लूजन को ऑप्टिमिस्टिक रख के स्टार्टिंग पे हम लोग लिंक करेंगे, है ना। सो एस्से का मेन पर्पस ये है, फ्लो ऑफ थॉट्स की तरह चलेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगा के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, वहाँ पे काम रहेंगे, टॉपिक अच्छे से सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे किस पे सबसे ज़्यादा आता है उस पर ही लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्से दैट आई वांटेड टू शेयर, है ना। बाकी आप लोग अपना काम करो, इम्प्लीमेंट करो, है ना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।